ठीक है, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, क्योंकि या तो यहाँ पे हवा भरा है या यहाँ पे वैक्यूम है, तो पी ए विल बी इक्वल टू पी डी। ठीक है, और फर्दर अब यहाँ से अगर मैं ऐसे नीचे जाता हूँ, ठीक है, तो जितना भी हाइट या जितना भी डेप्थ मैंने कवर किया है उस हिसाब से प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो पी ए से लेके पी बी तक गया तो प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, पी बी का कुछ प्रेशर आएगा। फिर दूसरे साइड से अगर मैं डी से बी तक जाता हूँ थ्रू सी, तो पहले प्रेशर इंक्रीज़ होगा। सी से डी मतलब डी से सी जाने में प्रेशर इंक्रीज़ होगा, फिर सी से बी जाने में प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, बट बी का प्रेशर मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ पी बी इज इक्वल टू पी ए प्लस रो टू जी आर इंटू ये वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, तो ये ट्राइंगल बना के मैंने वो वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। वो आ जाता है आर साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा, रो टू जी आर इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ से लेके सी तक गए, फिर सी से लेके बी तक गए। ठीक है, तो डी से लेके जब सी तक जा रहा हूँ मैं, डी से लेके सी तक जा रहा हूँ, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस मैंने कवर किया दैट इज़ ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज़ आर इंटू वन माइनस साइन थीटा। तो रो वन इंटू जी इंटू आर इंटू वन माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखना कि जो भारी वाला लिक्विड है वो नीचे होगा, तो इस ये रो वन है और ये रो टू है। रो वन वॉज गिवन टू बी ग्रेटर देन रो टू, भारी वाला लिक्विड नीचे, हल्का वाला ऊपर। ठीक है, डी से सी गए तो पी डी प्लस रो वन जी आर इंटू वन माइनस साइन थीटा। फिर सी से बी गए तो प्रेशर अब ड्रॉप हो रहा है, तो इसलिए माइनस रो वन जी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ ऊपर गए, इतना हाइट हमने कवर किया तो प्रेशर ड्रॉप होगा। आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा के बराबर हाइट हमने कवर किया है। ठीक है, फिर इसको हमने इक्वेट करके लिख दिया और जो जो टर्म्स है कैंसिल कर दी और सिंप्लीफाई कर दिया। साइन थीटा वाले टर्म्स एक साइड ले आए, कॉस थीटा वाले टर्म्स दूसरे साइड ले गए। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू रो टू प्लस रो वन इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू रो वन माइनस रो टू, इससे फिर टैन थीटा इक्वल टू रो वन माइनस रो टू डिवाइडेड बाय रो वन प्लस रो टू आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आगे अभी वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स करना है। बर्नौलीज थ्योरम हमने कवर कर लिया था। बर्नौलीज थ्योरम में हमने क्या कवर किया था? बेसिक थ्योरम आपको पता है, बेसिक थ्योरम P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसके अलग अलग फॉर्म्स भी मैंने आपको बताए थे। इसका हर एक टर्म एग्जैक्टली मीन क्या करता है ये भी मैंने आपको बताया था। ये एक तरीके से प्रेशर एनर्जी है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म है। एकदम प्रॉपरली देखा जाए तो ये एक्चुअली क्या है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो इन तीनों का सम कांस्टेंट रहता है। मैंने फिर आपको ये भी बताया था कि इसको जी एच से डिवाइड कर देते तो पी बाई रो जी प्लस एच प्लस हाफ हाफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी, ये भी एक कांस्टेंट टर्म ही आ जाएगा एक तरीके से, क्योंकि मैंने रो और जी से डिवाइड किया, ये दोनों कांस्टेंट्स है। इस साइड पे कांस्टेंट को मैं अगर रो जी से डिवाइड करता हूँ तो एक और कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी बर्नौलीज थ्योरम का एक फॉर्म है, बर्नौलीज प्रिंसिपल का एक फॉर्म है। इसमें इस वाले टर्म को प्रेशर हेड कहते हैं, इस टर्म को ग्रेविटेशनल हेड कहते हैं और इस टर्म को काइनेटिक हेड कहते हैं। ठीक है, ये दूसरा फॉर्म है। कभी अगर ऐसा पूछा जाता है कि प्रेशर हेड क्या है तो ये है, ये कैलकुलेट कर लेना। ग्रेविटेशनल हेड क्या है ये कैलकुलेट कर लेना। काइनेटिक हेड क्या है ये वाले टर्म कैलकुलेट कर लेना। ठीक, ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस होते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल के। अब इसमें हाँ, प्रेशर हेड अगर बोला है तो पी बाई रो जी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो पर्टिकुलर फॉर्म्स है बर्नौलीज प्रिंसिपल के। और मैंने क्या बताया था आपको, हाँ, एजम्पशंस हमने क्या क्या लिए थे कि एजम्पशंस हमने लिए थे कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब नो विस्कोसिटी, हाँ, नॉन विस्कस फ्लूइड, नॉन विस्कस फ्लूइड, और दूसरी बात इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, और तीसरी बात टर्बुलेंट नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन या लैमिनार फ्लो, ये तीन एजम्पशंस होती हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जब ये तीनों कंडीशंस मीट होती है तो हम बर्नौलीज प्रिंसिपल लगा सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो अब बर्नौलीज प्रिंसिपल के आगे है ना, हम एप्लीकेशन देखेंगे। जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स निकल के आता है, जिसको कि हम टॉरिसेलीज लॉ भी कहते हैं, दैट इज़ बेसिकली जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो क्या है एग्जैक्टली तो देखो, अगर हमारे पास एक ऐसा चेम्बर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और कहीं पे किसी एक हाइट पे मैंने अगर होल कर दिया है, ठीक है, मान लो इस पॉइंट पे मैंने होल किया है, दैट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ y1 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंटेनर, ठीक है, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मान लेते हैं जो वाटर कॉलम है इसमें उसका हाइट y2 है, ठीक है। तो फिर यहाँ से जो वाटर निकल रहा है वो किस स्पीड से निकलेगा, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसको कैसे देखेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाएंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें क्या कहता है, दैट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज कांस्टेंट। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एरिया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी एरिया का प्रोडक्ट क्या होगा, v2 इंटू ए टू, और यहाँ पे v1 इंटू ए वन, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो v2 इंटू ए टू विल बी इक्वल टू v1 इंटू ए वन, ये पहला इक्वेशन है। अब इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ दैट v2 इज इक्वल टू a1 बाई a2 टाइम्स v1। अब देखो यहाँ पे इसी स्टेज पे आप डायरेक्टली एक अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हो, क्या, कि अगर हमने एक बहुत छोटा सा होल किया है तो जो ये a1 है वो a2 के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, तब a1 इज़ मच लेस देन a2, और a1 बाई a2 इज़ फार लेस देन 1। तो इसका मतलब डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं दैट v2 विल बी फार लेस देन v1, ठीक है। ये पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, इसका हम आगे यूज़ करेंगे बर्नौलीज़ थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे, ठीक। अब देखो बर्नौलीज़ थ्योरम अगर मेरे को अप्लाई करना है तो यहाँ पे मान लेते हैं प्रेशर पी, अगर ये क्लोज्ड है तो ऊपर प्रेशर हमें पता नहीं है कितना होगा, अगर वैक्यूम होगा तो ज़ीरो होगा, अगर ऑलरेडी कुछ वहाँ पे एयर या कुछ पड़ा होगा तो उसका कुछ प्रेशर हो सकता है। अभी चीज़ों को जनरलाइज रखने के लिए हम इसको पी मान लेते हैं, कि मान लेते हैं यहाँ पे प्रेशर पी है, और बाहर बाहर प्रेशर पी एटमॉस्फेयर के बराबर होगा, क्योंकि दिस इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, एयर प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। तो फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बर्नौलीज़ थ्योरम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर लगाते हैं तो प्रेशर पी वन पे अगर देखते हैं तो फिर प्रेशर पी ए प्लस रो इंटू जी इंटू हाइट कितना है y1, रो इंटू जी इंटू y1 प्लस हाफ इंटू रो इंटू v1 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू p प्लस रो इंटू जी इंटू y2 प्लस हाफ इंटू रो इंटू v2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी वाले टर्म्स एक साइड ले आओ, बाकी सब दूसरे साइड ले जाओ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ रो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू p माइनस पी ए प्लस रो जी इंटू y2 माइनस y1, ठीक है। अब ये जो y2 माइनस y1 बेसिकली हमें क्या देता है, ये चीज़ देता है कि जो वाटर लेवल है उससे कितने नीचे हमने ये होल किया है। तो वो डिस्टेंस अगर, हाँ एक तरीके से वो डेप्थ हो गया, ठीक है। तो उसको अगर मैं h बोल देता हूँ तो ये चीज़ h हो जाएगी, ये वाली चीज़ h हो जाएगी, ठीक है। अच्छा फर्दर अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था कि v2 इज़ फार लेस देन v1, तो अगर मैं स्क्वायर करूँगा तब तो उनके बीच का डिफरेंस और भी ज़्यादा हो जाएगा, v2 बहुत ही बड़ा हो जाएगा, v1 कंपैरिजन में उतना बड़ा नहीं हो पाएगा, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू v2 स्क्वायर, हाँ सॉरी v1 स्क्वायर, ठीक है। सिंस v1 फार ग्रेटर देन v2, स्क्वायर करूँगा तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा v2 स्क्वायर के कंपैरिजन में, तो फिर मैं कह सकता हूँ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू v1 स्क्वायर इटसेल्फ। सो ये इक्वेशन फिर इस तरह सिंप्लीफाई हो जाता है दैट हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू p माइनस पी ए प्लस रो जी इंटू एच, और v1 का एक्सप्रेशन फिर यहाँ से आ जाएगा p माइनस पी ए ट्वाइस ऑफ p माइनस पी ए डिवाइडेड बाई रो, ट्वाइस ऑफ p माइनस पी ए डिवाइडेड बाई रो प्लस रो बाई टू, मतलब 2 बाई रो से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रो और रो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2g इंटू एच का अंडर रूट, ठीक है। ये आपका जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये जनरल एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर केसेस हम डेवलप कर सकते हैं। पहला तो अगर तो पहला केस क्या है, पहला केस ये है कि इफ़
इफ़ आप पी इक्वल टू पी ए पे भी आते हैं, उसको मैं एज अ सेकंड केस कर रहा था, ठीक है। पहले मैं ये कहने वाला था कि ठीक है, अगर जो कंटेनर ऐसा है कि कंटेनर के ऊपर जो गैस है, यहाँ पे जो गैस है, सपोज ये एक प्रेशराइज्ड कंटेनर है, ठीक है, मतलब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर प्रेशर के टर्म्स में, ठीक है। तो इफ़ पी इज़ फार ग्रेटर देन पी ए, पी इज़ फार ग्रेटर देन पी ए, इन दैट केस क्या होगा, जो 2GH वाला टर्म है ना, इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ। तो ऐसे में जो V1 क्यों, मतलब ये एक्सप्रेशन क्या है, पी पी ए से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, ठीक है। तो ये वाला टर्म डोमिनेट कर जाएगा, ये टर्म छोटा होगा कंपैरिजन में। तो ऐसे में मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ और इसी के हिसाब से मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ। ये तब होगा अगर प्रेशर अंदर बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, ठीक है। एच को आप कितना ही बड़ा कर लोगे, बताओ, एच कितना बड़ा कर लोगे, 100 मीटर, 200 मीटर, इतना बड़ा कभी देखा है क्या कंटेनर, मतलब ठीक है, वाटर टैंक का आप सोच लो, ठीक है, 100 मीटर से तो ज़्यादा नहीं होगा ना, 100 मीटर कभी होता है क्या वाटर टैंक का है लेंथ, या मतलब जो भी डेप्थ है। तो ठीक है, तो ये इस पर एक लिमिट है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। और वाटरफॉल क्या, वाटरफॉल क्या आप बंद करके फिर उसमें प्रेशर डाल के आप देखते हो, ऐसा तो नहीं करते हो ना, ये ऊट पटांग बातें मत करो कुछ भी मतलब ठीक है। तो अगर प्रेशर जो कंटेनर वो प्रेशराइज्ड है, ये भी एक स्पेसिफिक केस है, कैसे, क्योंकि अगर आप ऐसा सोच लो कि मैं ऊपर से इस चीज़ को दबा रहा हूँ और फिर मेरे को देखना है यहाँ से कितने स्पीड से वो निकलेगा, समझ रहे हो ना बात को, तो उस केस में यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वहाँ पे हम इस ये वाला केस यूज़ कर सकते हैं। इफ़ प्रेशर इज़ प्रेशर एट द टॉप, ठीक है, क्लोज कंटेनर है और ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इन दैट केस 2GH को मैं इग्नोर कर सकता हूँ एंड फिर मैं ऐसे में लिखूंगा दैट V1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स P माइनस पी ए डिवाइडेड बाई रो, ठीक है। ये इस केस में आएगा। और दूसरा केस जो कि ज़्यादा कॉमन केस है, जो कि आप हमेशा पढ़ते हो, वो है कि इफ़ P इज़ इक्वल टू पी ए, ये कब होगा, अगर कंटेनर ऊपर से ओपन है तो, ठीक है, ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर अगर है तो ऐसे में मैं V1 को क्या लिखूंगा, P माइनस पी ए वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2GH। P अगर पी ए से छोटा होगा तो आप समझ लो पानी निकलेगा क्या, नहीं होगा ना, फोर्सेस का आप सोच लो एक बार, मतलब ठीक है, दो 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 बैलेंसिंग टर्म्स हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि P से लेके आप जब नीचे आ रहे हो, जब आप नीचे आ रहे हो तो प्रेशर तो बढ़ रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ से नीचे आया, मान लेते हैं कि P पी ए से कम है, अब यहाँ से मैं अगर नीचे आता हूँ तो प्रेशर बढ़ता है, तो यहाँ पे प्रेशर की कुछ वैल्यू आ जाएगी जस्ट यहाँ पे, और बाहर प्रेशर पी ए है, अगर तो ये अंदर वाला प्रेशर पी ए से कम रह गया तो फिर पानी बाहर नहीं निकलेगा, हवा अंदर आ जाएगी, समझ रहे हो बात, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, इन दोनों टर्म्स पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर पी पी ए से कम आ गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बट यहाँ पे अभी भी एक पॉजिटिव टर्म है, तो अब ये डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स में कौन सा वाला ज़्यादा बड़ा है। अगर तो नेगेटिव वाला टर्म ज़्यादा बड़ा हो गया फिर तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है, अन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसका मतलब यही है कि पानी बाहर नहीं निकलेगा, उल्टा हवा अंदर आ जाएगी, ठीक है। हाँ, हम आर्टिफिशियली इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये बात तो समझ आया ना आपको बेसिकली, ठीक है। ये पी ए से कम हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ से जब हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा ना, तो क्या प्रेशर उतना बढ़ गया कि बाहर वाले प्रेशर को काउंटरएक्ट कर दिया, या उतना नहीं बढ़ा तो फिर यह अंदर आ जाएगा, ठीक है, ठीक। नहीं, इस पे भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि आपको इस तरह से आर्टिफिशियली वैल्यूज दे दी जाएगी और फिर पूछा जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या है, और फिर ऑप्शंस में ऐसा दे दिया जाएगा कि एक ऑप्शन ऐसा होगा कि लिखा रहेगा कि इफ्लक्स नहीं होगा, इफ्लक्स मतलब बाहर जाना, तो आउटफ्लो नहीं होगा, उल्टा इनफ्लो हो जाएगा, बाहर का जो फ्लूइड है वो अंदर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आ ही सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, तो ये एक अच्छा चीज़ आपने पूछा, ठीक है। हम्म,
हाँ, इफ्लक्स नहीं होगा, फिर इन दैट केस उल्टा होगा। अगर वो अंदर अंदर वाला टर्म नेगेटिव बन जाता है तो इसका मतलब इफ्लक्स नहीं होगा, इनफ्लक्स होगा। ठीक है, ठीक 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 ठीक। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये तो चलो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि वाटर टैप को अगर हम फिंगर्स से क्लोज करते हैं तो फास्ट जेट्स ऑफ वाटर गस थ्रू द ओपनिंग्स बिटवीन आवर फिंगर्स। ये बर्नौलीज प्रिंसिपल के बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ठीक है, जब हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं तो बर्नौलीज प्रिंसिपल ही नहीं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के टर्म्स में भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इफेक्टिवली एरिया रिड्यूस कर रहे हैं। एरिया अगर रिड्यूस करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हाँ, इसलिए बहुत तेज़ी से वाटर जेट निकलता है। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है। एक्सप्लेन वाई अ फ्लूइड फ्लोइंग आउट ऑफ अ स्मॉल होल इन अ वेसल रिजल्ट्स इन अ बैकवर्ड थ्रस्ट ऑन द वेसल। ठीक है, मतलब ऊपर वाले डायग्राम पे ही जाते हैं, बैकवर्ड थ्रस्ट क्यों पड़ेगा। सोच के देखो, यहाँ से पानी निकल रहा है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर इस पे बाहर से कोई फोर्सेस नहीं लग रही है, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, तो फिर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से जो पानी बाहर निकल रहा है कुछ वेलोसिटी से, तो मान लेते पानी कुछ डीएम मास ऑफ वाटर बाहर निकला v1 वेलोसिटी से, डीएम मास ऑफ वाटर बाहर निकला विद v1 वेलोसिटी से, तो ये तो कुछ मोमेंटम लेके बाहर गया ना, तो इसलिए इस पे भी एक मोमेंटम इम्पार्ट हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये है, ये डीएम मास निकला, dt टाइम में डीएम मास बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो मास निकल रहा है इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, बट इस पूरे कंटेनर का मास तो चेंज हो ही रहा है ना। आप इसको ऐसे देखो कि क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, सिंस मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो यहाँ से मोमेंटम इस डायरेक्शन में कितना था, डी एम इंटू वी वन, तो उसका ऑपोजिट मोमेंटम अंदर वाले कंटेनर को इम्पार्ट हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, डी एम इंटू वी वन मोमेंटम इस पर इम्पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो ऐसा कंटेनर था, ठीक है, इस पॉइंट से डी एम मास निकल रहा है विथ वी वन वेलोसिटी इन डी टी टाइम। मान लेते हैं डी टी टाइम में डी एम मास निकला। ठीक है, तो ये जो कंटेनर है उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम इम्पार्ट हो जाएगा डी एम इंटू वी वन। ठीक है, तो जो डी पी है ऑफ द कंटेनर दैट विल बी इक्वल टू डी एम इंटू वी वन। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे डी पी बाई डी टी निकालता तो वो मेरे को क्या देगा, एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स दे देगा। ठीक है, तो फोर्स ऑन द कंटेनर दैट इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी ऑन द कंटेनर, तो ये हो जाएगा डी एम बाई डी टी इंटू वी वन। डी एम बाई डी टी की तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है, क्योंकि मास तो निकले ही जा रहा है वी वन वेलोसिटी से। ठीक है, और वी वन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, इसलिए मैंने इसको बाहर लिख दिया था, नहीं तो ये डी टी तो पूरी चीज़ पे लगता ना। लेकिन वी वन वेलोसिटी तो एक तरीके से आप कांस्टेंट मान के चल सकते हो ना, एक तरीके से फॉर सम टाइम डी टी टाइम के लिए आप कांस्टेंट मान के चल सकते हो। खैर जो भी है, अगर आप नहीं भी मानते हो तो भी डी बाई डी टी जब आप इस चीज़ का करोगे तो ये नॉन ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी आएगी। ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ मास तो डेफिनेटली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर कंटेनर पे कुछ ना कुछ फोर्स तो लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप सब्जेक्टिवली एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि हाँ, क्योंकि यहाँ से मास निकल रहा है तो ऑपोजिट मोमेंटम इसको इम्पार्ट हो रहा है, और वो मोमेंटम भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि मास का वैल्यू चेंज होता जा रहा है टाइम के साथ। ठीक है, तो डी एम बाई डी टी नॉन जीरो है, डी एम बाई डी टी नॉन जीरो है, तो फिर अगर मैं उस डी एम बाई डी टी टर्म के करस्पॉन्डिंग में फोर्स निकालता हूँ, क्योंकि फोर्स एग्जैक्टली क्या है, इट इज़ डी पी बाई डी टी। ठीक है, तो अगर मैं डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू वी निकालूँ तो ये हो जाता है डी एम वी डी एम बाई डी टी प्लस एम डी वी बाई डी टी। ठीक है, हाँ हाँ, इन दोनों टर्म से आता है। अब क्योंकि यहाँ पे डी एम बाई डी टी एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, फोर्स नॉन ज़ीरो आएगा, तो एक बैकवर्ड थ्रस्ट आ जाएगा उस पर। बैकवर्ड थ्रस्ट ही क्यों, क्योंकि फोर्स तो मोमेंटम चेंज के डायरेक्शन में ही आता है ना, इस पर मोमेंटम इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स भी इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, इसका अब देखो, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल का एक और एप्लीकेशन होता है वेंट्यूरीमीटर। ठीक है,
देखो एरिया के लार्जली इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि हमने अभी टॉरिसेलिस लॉ का डेरिवेशन कैसे किया था, √2GH वाला टर्म कैसे आया था, वो तभी आया था ना जब हमने मान लिया था कि जो एरिया है वो बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू दी अपर एरिया। ठीक है, तो वहीं पे वो एरिया वाली बात खत्म हो गई। ठीक है, अगर एरिया ऑलरेडी आपने उसके बाद अगर आप एरिया और छोटा करते जाओगे ना तो हार्डली कोई चेंज आएगा वेलोसिटी में, इसीलिए वो एरिया इंडिपेंडेंट आ जाता है। एरिया की बात हमने पहले ही ख़त्म कर दी इसमें, जैसे ही मैंने ये एजम्पशन लगा दिया ना, एरिया ख़त्म हो गया। अब इसके आगे एरिया वाला टर्म आएगा ही नहीं कहीं पे। ठीक है, अगर हमने ये एजम्पशन नहीं लगाया होता ना तो फिर एरिया का कुछ एक टर्म रहता, तो फिर वेलोसिटी वैरी करती। बेसिकली बात यह है कि अगर ये एरिया बहुत छोटा है इस एरिया के कंपैरिजन में, तो अब देखो अगर आप इस एरिया को और छोटा भी कर दोगे ना तो उससे हार्डली कोई चेंज आएगा, बहुत माइन्यूट चेंज आएगा वेलोसिटी में, ना के बराबर चेंज आएगा, बहुत छोटा चेंज आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने मान लिया ये चीज़। अगर A1 और A2 कंपेरेबल होते, फिर आप A1 को छोटा करते, तो फिर आपको नोटिसेबल चेंज मिलता वेलोसिटी में। ठीक है, ठीक है, वेंटिलीमीटर देखते हैं। वेंटिलीमीटर क्या होता है? इट्स अ डिवाइस टू मेजर द फ्लो स्पीड ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, इट इज़ अ डिवाइस टू मेजर फ्लो स्पीड, स्पीड देखना है। ठीक है, मान लेते हैं जो कि कोई एक पाइप है, कोई एक रैंडम सा एक पाइप दे रखा है, उसमें आपको वेलोसिटी निकालनी है फ्लूइड की। तो आप क्या करोगे, उस पाइप को कनेक्ट करोगे इस वेंटिलीमीटर से, मतलब इधर पाइप आप ले आए, इसको कनेक्ट कर दिया वेंटिलीमीटर से, फिर इससे फ्लूइड जाएगा, फिर यहाँ पे इस कंस्ट्रक्शन के थ्रू पास करेगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा एक अपैरेटस होता है, मतलब ये इस टाइप का एक डबल डबल साइडेड पाइप होता है जिसमें बीच में एक कंस्ट्रक्शन रहता है। ठीक है, बीच में एक कंस्ट्रक्शन रहता है एंड साथ के साथ इसके साथ एक मैनोमीटर कनेक्टेड रहता है, जिसका एक एंड इस कंस्ट्रक्शन से कनेक्टेड है और दूसरा एंड इसके ब्रॉड एंड से कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या होता है मैंने अभी बताया, कोई भी एक पाइप है उसमें वाटर की वेलोसिटी कितनी है वो निकालने के लिए। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो अननोन है मेरे लिए। ठीक है, तो उसको अगर मैं V1 बोल देता हूँ, लेट्स से दिस इज़ V1, यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज़ V1। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है तो इधर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी V2 है, V1 और V2 में क्या रिलेशन है? अगर तो यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और इस कंस्ट्रक्टेड एरिया का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल a है, तो फिर मैं लिख सकता हूँ दैट V1 इंटू ए विल बी इक्वल टू V2 इंटू स्मॉल a। तो इससे मेरे पास क्या आ रहा है दैट V2 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू a बाई a टाइम्स V1। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया आपका। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम बर्नौलीज इक्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो लगा देते हैं P1 प्लस, अब देखो रो.g.h वाले टर्म्स दोनों में सेम आएंगे क्योंकि लगभग लगभग ये सेम हाइट पे है। ठीक है, तो मैं पहले से ही रो.g.h वाले टर्म्स नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों साइड से रो.g.h वाले टर्म्स आप ये लिखते हो ना, p प्लस रो.g.h प्लस रो.v² इज इक्वल टू P2 प्लस रो.g.h2 प्लस हाफ रो.v²। ठीक है, रो.g.h वाले टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि लगभग लगभग इनका हाइट सेम है। ठीक है, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे सिर्फ प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म्स लिखूंगा। तो P1 प्लस हाफ रो.v² इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो.v², जिसको कि मैं क्या लिख सकता हूँ, जिसको कि मैं P2 प्लस हाफ रो.v² को मैं क्या लिख सकता हूँ, a बाई ए होल स्क्वायर V1²। ठीक है, अब प्रेशर वाले टर्म्स एक साइड ले आओ, काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म्स एक साइड ले आओ, तो मेरे पास इक्वेशन आएगा दैट हाफ रो V2² कॉमन ले लिया मैंने, 1 माइनस a बाई ए होल स्क्वायर। क्या ये मैंने ठीक किया है? ये तो टर्म नेगेटिव आ जाएगा, है ना, क्योंकि कैपिटल A स्मॉल a से बड़ा है। तो इंस्टेड हम दूसरे साइड ले जाते हैं। ठीक है, मतलब इसको मैं इधर ले जाता हूँ, P2 को इधर ले आता हूँ। ये आपको समझ आ रहा है ना? यहाँ पे जो भी वेलोसिटी है, यहाँ पे जो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है तो यहाँ प्रेशर कम होगा, यहाँ वेलोसिटी कम है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। तो P1 माइनस P2 एक साइड ले आते हैं, बाकी चीज़ें दूसरे साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो इसको फिर मैं ऐसे लिख दूंगा, a बाई ए होल स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू P1 माइनस P2। ठीक है,
अब यहाँ पे P1 माइनस P2 जो मैंने लिखा है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक मैनोमीटर कनेक्ट किया है, मैनोमीटर में लिक्विड भरा होगा, लिक्विड के लेवल्स में हाइट का डिफरेंस आ जाएगा इन अकॉर्डेंस टू द प्रेशर। ठीक है, जो हाइट का डिफरेंस है वो हमें प्रेशर डिफरेंस बता देगा। मान लेते हैं ये हाइट का डिफरेंस h है और इस वाले लिक्विड का जो भी डेंसिटी है वो रो है, रो m है। ठीक है, तो इस वाले लिक्विड का जो प्रेशर है वो रो m है। तो फिर मैं P1 माइनस P2 को क्या लिख सकता हूँ, रो m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास फाइनली V2 के लिए एक्सप्रेशन कैसा आ जाएगा, V2 के लिए एक्सप्रेशन आएगा, सारी चीज़ें उस साइड ले आओ। V2 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स रो m जी एच, 2 टाइम्स रो m जी एच डिवाइडेड बाई रो इंटू a बाई a होल स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर माइनस 1। ठीक है, और V2 कितना आ जाएगा, V2 आ जाएगा, V2 will come out to be square root of this thing 2 times rho m gh divided by rho into a by a होल स्क्वायर माइनस 1 रेज टू दी पावर माइनस हाफ। ठीक है, कितना गंदा फॉर्मूला है, ये थोड़ी कोई याद करेगा। ठीक है, ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है कि किस तरीके से आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, वेंचुरी मीटर में पोटेंशियल वाले टर्म्स दोनों साइड से कट जाते हैं, तो आपका इक्वेशन हमेशा ये आता है, P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट। ये आप थोड़ा सोच के मेरे को बताओ। यहाँ से एक स्ट्रीमलाइन कंसिडर करो। देखो, बर्नौलीज थ्योरम जब आप लगाते हो ना, तो वो किसी एक स्ट्रीमलाइन पे लगाते हो, तो इसका एक स्ट्रीमलाइन कंसिडर करो जो इस तरीके से ट्रैवल कर रहा था, वो तो सीधे सीधे निकल जाएगा। यहाँ पे हाइट कितना है और यहाँ पे हाइट कितना है, दोनों का हाइट सेम है, किसी भी रेफरेंस से आप कैलकुलेट करोगे हाइट सेम आ जाएगा, इसलिए रोजीएच वाले टर्म दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, जो बर्नौलीज प्रिंसिपल आप अप्लाई करते हो ना, वो एक स्ट्रीमलाइन पे अप्लाई करते हो, कोई भी एक स्ट्रीमलाइन पे, एक स्ट्रीमलाइन पे। हाइट का डिफरेंस आप कैसे कंसिडर कर रहे हो, या तो आप ऐसे सोचो कि अगर पूरा फ्लूइड आप कंसिडर कर रहे हो तो आपको मीन हाइट लेना पड़ेगा, तो इस पूरे का मीन हाइट कितना हो जाएगा, बीच में कहीं आएगा, इस पूरे का मीन हाइट बीच में कहीं आएगा, फिर से देखो हाइट सेम हो गया। ठीक है, हाइट डायमीटर नहीं होता है, हाइट होता है किसी एक रेफरेंस से आप कितने हाइट पे हो वो फ्लूइड है। ठीक है, आप याद करो डेरिवेशन वाला डायग्राम आप याद करो। ये देखो, ये डायग्राम है, क्या इस चीज़ को मैंने हाइट बोला था, नहीं ना, और हाइट देखो मिड पॉइंट तक। ठीक है, वहाँ पे भी अगर हम सेम चीज़ करते हैं, मिड पॉइंट तक अगर हम हाइट लेते हैं तो दोनों के मिड पॉइंट्स तो सेम हाइट पे है ना, यहाँ और यहाँ सेम हाइट पे है, किसी भी रेफरेंस से आप चेक कर लो सेम हाइट पे है। ठीक है, ठीक है, तो करने का तरीका ये है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट करके आप सॉल्व करोगे और साथ में आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाओगे। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका कुछ एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कहाँ पे है, एप्लीकेशन स्पेसिफिकली है कि जो आपने स्प्रे गन्स देखे होंगे ना उसमें है, तो उसका डायग्राम लाना पड़ेगा मेरे को। हाँ हाँ, स्प्रे गन का ही एप्लीकेशन है, रुको रुको मैं डायग्राम, हाँ मैं डायग्राम निकाल लेता हूँ ना। अरे डायग्राम था वो, मैं देखा नहीं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे आप इसको, ये जो पिस्टन है इसको बाहर हैंडल से, आप जब हैंडल को बाहर की तरफ खींचते हो तो एयर अंदर सक इन हो जाता है, एयर अंदर आ जाता है। ठीक है, एयर अंदर आ रहा है, फिर उसके बाद आप इस पिस्टन को एकदम स्पीड से पुश इन करते हो, तो जैसे ही आप इसको स्पीड से पुश इन करते हो क्या होता है ना, यहाँ से जो एयर है बहुत ज़्यादा स्पीड से निकलेगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा, मतलब इस वाले पोर्शन में प्रेशर कम हो गया, यहाँ प्रेशर कम हो गया, तो यहाँ आसपास में जहाँ जहाँ प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से चीज़ें अंदर आ जाएंगी, तो यहाँ पे जो वाटर है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। क्या ये समझ आया आपको, जैसे ही आपने इसको पुश इन किया है तो एयर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, वेलोसिटी से बाहर निकलेगा तो प्रेशर एकदम से कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो यहाँ से जो पानी है वो अंदर सक्ड इन हो जाएगा। ठीक है, खींचा चला आएगा,
और खींचा चला आएगा और फिर वो एयर के साथ मिक्स होके बाहर स्पीड से निकल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कभी, अगर स्पेशली डायग्राम के साथ। कभी एक्सप्लेनेशन अगर पूछ लिया जाए तो डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, द पिस्टन फोर्सेस, तो ये जो पिस्टन है ये एयर को बहुत हाई प्रेशर पे बाहर रिलीज करता है। सॉरी, क्या कह रहा हूँ मैं, एयर को हाई स्पीड पे रिलीज़ करता है। ठीक है, हाई स्पीड पे रिलीज़ करता है तो प्रेशर कम हो जाता है और इस वजह से यहाँ से पानी खींचा चला आता है और फिर वो एयर के साथ मिक्स होकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, ठीक है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि अ सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ अ स्प्रे पंप हैज़ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन वन एंड ऑफ विच 40 फाइन होल्स ईच ऑफ डायमीटर 1 millimeter. If the liquid flow inside the tube is 1.5 meters per minute, what is the speed of ejection of the liquid through the holes? ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाना है। बेसिकली बोला क्या जा रहा है, एक सिलिंड्रिकल ट्यूब था आपके पास। कैसा ट्यूब है आपके पास? बड़ा सा ट्यूब है। ठीक है, ऑफ अ स्प्रे पंप, और इसका ओपनिंग सपोज ऐसा है। इस ओपनिंग पे है ना, एक पूरा ओपनिंग नहीं है, इंस्टेड क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे होल्स है। ठीक है, 40 होल्स है, 40 होल्स। ठीक है, और उन सब का जो डायमीटर है वो 1 mm है। मतलब उनका एरिया आप कैसे लिखोगे, एरिया हो जाएगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस हो जाएगा 0.5 mm, मतलब 0.5 इंटू 10⁻³ 0.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया। तो ये लगभग लगभग कितना हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 0.25 इंटू 10⁻⁻6 पाई, ये हो जाएगा एरिया एक होल का। 40 होल्स का इंटू 40 कर दोगे आप। ठीक है, तो और ओवरऑल इस सिलेंडर का कितना है क्रॉस सेक्शन, इट इज़ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये जो है, इसको अगर आप ए बोलते हो तो ए इज इक्वल टू पाई इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अरे सॉरी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही दे रखा है। हाँ, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही है, तो ये 8 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा दो। लिक्विड फ्लो इनसाइड द ट्यूब आपको पता है 1.5 मीटर्स पर मिनट। ठीक है, और दोनों साइड पे वेलोसिटी के यूनिट्स आप सेम रख लेना। ठीक है, तो अगर आपको इसी यूनिट, यही वाले यूनिट में यूज़ करना है तो आंसर भी इसी वाले यूनिट में आएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं v1 इंटू ए विल बी इक्वल टू, यहाँ से अगर ये v2 वेलोसिटी से निकल रहा है, अंदर अगर वेलोसिटी v1 था, v1 इंटू ए इज इक्वल टू 40 इंटू v2 इंटू स्मॉल ए, दिस इज इक्वल टू स्मॉल ए। तो यहाँ से फिर आप v2 निकाल सकते हो। v1 का वैल्यू होगा 1.5 मीटर पर मिनट इंटू एरिया इज 8 इंटू 10⁻⁻4, दिस इज इक्वल टू 40 इंटू 0.25 को आप 1/4 लिख सकते हो इंटू 10⁻⁻6 पाई इंटू स्मॉल एस, स्मॉल ए क्या लिख रहा हूँ, इंटू v2 इंटू v2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैं पूरा कैलकुलेशन करा नहीं रहा हूँ, लेकिन इसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? बहुत सीधा साधा क्वेश्चन है, बस आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाना है। ठीक है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। फिगर्स ए एंड बी रेफर टू द स्टेडी फ्लो ऑफ अ नॉन विस्कस लिक्विड, विच वन ऑफ द टू फिगर्स? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपको? कैमरा नीचे करना पड़ेगा, वो मेरे कैमरा पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, जिसमें चेहरा दिख रहा है, यहाँ ठीक है, बीच में ठीक है। ठीक है, यहाँ पे रख दिया अभी के लिए मैंने। ठीक है, तो देखो, तो देखो क्या पूछा जा रहा है, दो फिगर्स हमें दे रखे हैं। स्टेडी फ्लो, दोनों ही स्टेडी फ्लो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑफ अ नॉन विस्कस लिक्विड। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है? तो अब देखो, ये तो सिंपल वेंचुरीमीटर वाला डायग्राम है। और यहाँ पे देखो, हमें पता है कि कंस्ट्रक्शन में वेलोसिटी ज़्यादा होगा। कंस्ट्रक्शन में अगर वेलोसिटी ज़्यादा हुआ तो फिर प्रेशर कम होगा। यहाँ अगर प्रेशर कम होगा तो इसके ऊपर जो लिक्विड कॉलम है उसका हाइट कम होना चाहिए। तो उस हिसाब से ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट होना चाहिए इसमें।
ए इनकरेक्ट है। यहाँ वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो इसके ऊपर जो कॉलम का एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। इसको मैं इक्वेशंस लिख के आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, इक्वेशंस लिख के मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, है ना। नहीं 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 नहीं, कैसे? बर्नौलीज थ्योरम हमें क्या बताता है? देखो रो जी एच वाला टर्म इसमें नहीं है, तो बस काइनेटिक टर्म है और प्रेशर वाला टर्म है। पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, अगर वेलोसिटी ज़्यादा हुआ तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ प्रेशर इज़ P2, और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ प्रेशर इज़ P1, देन P1 विल बी ग्रेटर देन P2, तो फिर P1 माइनस P2 शुड कम आउट टू बी इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। P1 अगर P2 से ज़्यादा है तो देखो यहाँ प्रेशर P एटमॉस्फेयर है, P एटमॉस्फेयर से कम हाइट हम नीचे गए तो यहाँ पे कम प्रेशर बढ़ा, ये कम होगा, और यहाँ से इतने ज़्यादा नीचे गए तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अब ऐसे देखो, यहाँ P एटमॉस्फेयर है, यहाँ P एटमॉस्फेयर है, ये अगर H1 है और ये अगर H2 है, तो देखो P1 कितना होगा, P1 कैन बी रिटन एज PA प्लस रो जी H1, और P2 को आप क्या लिख सकते हो, PA प्लस रो जी इंटू H2। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, P1 P2 से बड़ा है, P1 इज़ ग्रेटर देन P2, इसका मतलब क्या है, PA प्लस रो जी H1 इज़ ग्रेटर देन PA प्लस रो जी इंटू H2। PA PA कैंसिल, रो जी कैंसिल, तो इससे मेरे पास क्या आ रहा है, H1 हैज़ टू बी ग्रेटर देन H2। तो फिर ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। अब तो क्लियर है ना सबको? ठीक है, कभी ऐसे कंफ्यूज हो जाओ तो सारे इक्वेशंस लिख डालो अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देख लो। द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ लार्ज आर्टरी ऑफ एन अनएस्थेटाइज्ड dog is diverted through a venturimeter. The wider part of the meter has a cross sectional area equal to that of the artery. ठीक है, तो ये वेंटिरीमीटर है, जो कैपिटल ए है दैट इज इक्वल टू 8 mm स्क्वायर, जो नैरो पार्ट है ए इज इक्वल टू 4 mm स्क्वायर। प्रेशर ड्रॉप भी आपको दे दिया है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ब्लड इन दी आर्टरी पूछा जा रहा है, स्पीड ऑफ ब्लड इन दी आर्टरी कितना होगा, तो कैसे निकालोगे? देखो एरियाज का रेशियो आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे आप सीधे सीधे जो फॉर्मूला हमने लिखा था ना वो उसको अप्लाई कर दो, ठीक है। जो हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और फिर बर्नौलीज थ्योरम दोनों साथ में लगा के फिर हमने जो फाइनल एक्सप्रेशन डिराइव किया था ना, उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। और वैसा फॉर्मूला तो आप खैर उसको याद तो रखोगे नहीं, तो करना कैसे, पहले इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाओ, ठीक है। तो मान लेते हैं जो ये छोटा वाला एरिया है वहाँ पे वेलोसिटी इज़ v2, एंड जो बड़ा वाला एरिया है वहाँ पे वेलोसिटी इज़ v, जो कि हमें निकालना है। ए पे वेलोसिटी जो है वो v है, जो कि हमें निकालना है, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे दैट a इंटू वी इज इक्वल टू a इंटू V2। इससे मेरे पास V2 का एक्सप्रेशन आ जाएगा a बाई ए टाइम्स v, ठीक है। एकदम डिट्टो सेम है, अभी अभी जो हमने ये किया था, डेरिवेशन किया था, वैसा ही आपको अप्लाई करना है। इसके बाद आप सीधे सीधे लिखोगे p एट a प्लस हाफ रो v स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू p एट स्मॉल a प्लस हाफ रो इंटू V2 का स्क्वायर, और V2 का स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और फर्दर आप PA, आपको वेंटूरीमीटर में जो रीडिंग है प्रेशर डिफरेंस का वो 24 पास्कल है। वो 24 पास्कल हमें क्या बताता है, छोटे वाले एरिया में, इस वाले एरिया में जो प्रेशर है अगर वो PA है, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो अगर P कैपिटल A है, तो फिर P कैपिटल A माइनस P स्मॉल a, ये हो जाएगा रो जी एच। और ये हमें ऑलरेडी दे रखा है, इट इज़ 24 पास्कल्स, ठीक है। ये डिफरेंस हमें दे रखा है, तो सीधे सीधे आप अप्लाई कर दो, पी ए माइनस पी ए इज इक्वल टू 24 पास्कल, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर माइनस ए बाई ए होल स्क्वायर टाइम्स वी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे ना इतना? तो इसके आगे बस कैलकुलेशन ही है, और कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट का कुछ ज़्यादा कुछ खेल नहीं है, ठीक है। हो जाएगा ना? ब्लड का रो आपको यहाँ से रेफ़र करना पड़ेगा, वो आपको याद नहीं करना है, वो आपको बुक में है ना, टेबल दिए रखा है, बुक में आपको टेबल दे रखा है। ब्लड का रो थोड़ा सा ज़्यादा होता है,
थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ये वाटर। ब्लड का अप्रॉक्सीमेटली 1.06 इंटू 10⁻³ होता है kg/m³। ठीक है, ये एग्जाम्पल ही है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक टेबल ऑफ वैल्यूज़ आपको दे रखा है, उसमें से आप रेफर कर लोगे। ठीक है, अब इसका एक और एप्लीकेशन हमें एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है काफ़ी, ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। ठीक है, हाँ हाँ, तो देखो बेसिकली क्या होता है कि हार्ट अटैक सबसे पहले आते कब है, जब आपके आर्टरीज में प्लग भर जाता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं आपका ऐसा ब्लड वेसल है इस टाइप का, ये ब्लड वेसल के वॉल्स है। ठीक है, ये ब्लड वेसल के वॉल्स है। ठीक है, अब क्या है कि कभी कभार क्या है, यहाँ पे ऐसे प्लाक जम जाता है। ठीक है, ये सारा फैट जम गया है। ठीक है, ये कौन सा वाला फैट होता है, ये एलडीएल फैट होता है, मतलब सॉरी ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स एंड एलडीएल। ठीक है, हर तरह का फैट ख़राब नहीं होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स ख़राब होती है एंड ट्राइग्लिसराइड्स ख़राब होती है। वो जनरली आपके ब्लड में तब एक्यूमुलेट हो जाता है जब आप ये खाते हो, सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा खा लेते हो तो। ठीक है, सैचुरेटेड फैट्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ ऐसा प्लाक जम गया है, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ कंस्ट्रक्शन क्रिएट हो गया, एरिया कम हो गया, तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब फ्लो रेट मेंटेन रखने के लिए हार्ट क्या करता है, ये आपका हार्ट है, ये और ज़ोर से ब्लड को पुश करेगा सो दैट ब्लड फ्लो होता रहे इसके थ्रू। ठीक है, बट हार्ट अगर फ्लो यहाँ से ब्लड और तेज़ी से पुश करेगा तो क्या होगा, यहाँ और वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है, वेलोसिटी यहाँ अगर बढ़ जाती है तो यहाँ प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा तो आसपास की वॉल्स जो है ये कोलैप्स कर जाएंगी, इसे कोलैप्स कर जाएंगी। ठीक है, ये कोलैप्स तो कर ही रही है, बट अब हार्ट देख रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन कंस्ट्रक्शन की वजह से जो फ्लो रेट है वो कम जाता है, तो हार्ट और ज़ोर से पुश करता है, और ज़ोर से पुश करेगा तो यहाँ और वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो और ज़्यादा कोलैप्स होने का चांस होगा। ठीक है, बात को समझ रहे हो ना, फिर धीरे धीरे ज़्यादा होता ही जाता है, तो रिपीटेड ऐसे मतलब रिपीटेड ऐसे अटैक्स आते रहते हैं, एक बार हुआ तो फिर दोबारा से हो जाता है। ठीक है, रिपीट कोलैप्स इस तरीके से आता है, और रिपीटेड कोलैप्स की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि हार्ट तो ट्राई कर रहा है कि ब्लड को एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कराते रहे, यूनिफॉर्म फ्लो रेट से मूव कराते रहे, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वजह से वेलोसिटी बढ़ जाती है, जिसको फ्लो रेट मेंटेन रखना है, तो फ्लो रेट मेंटेन रखने के लिए ये और ज़ोर से पुश करेगा हार्ट, उस वजह से और ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी, और ज़्यादा प्रेशर घटेगा, और जितना ज़्यादा प्रेशर घटेगा उतना ज़्यादा कोलैप्स होगा। ठीक है, क्लियर है ना सबको ये? ठीक, तो ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक का ये भी मतलब एक एप्लीकेशन तो नहीं, एग्जाम्पल है, इट इज़ एन इलस्ट्रेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल एट वर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हम डायनामिक लिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो डायनामिक लिफ्ट क्या होता है एग्जैक्टली, डायनामिक लिफ्ट इज़ द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी, फॉर एग्जाम्पल एन एयरप्लेन विंग और अ हाइड्रोफॉयल और अ स्पिनिंग बॉल, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन थ्रू अ फ्लूइड। ठीक है, मतलब कोई एक बॉडी जो फ्लूइड में मूव कर रहा है, उस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है ना, उसको डायनामिक लिफ्ट कहते हैं। ठीक है, एंड डायनामिक लिफ्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। कैसे एग्जैक्टली अच्छा, डायनामिक लिफ्ट को वैसे मैग्नेट फोर्स भी कहते हैं, कैसे एक्सप्लेन होता है तो उसके कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है आपका ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ स्पिनिंग बॉल। तो देखो, जब भी एक बॉल को आप अगर किसी भी एक फ्लूइड में ऐसे मूव कराते हो, मान लो इसको मैंने कोई वेलोसिटी दे दी किसी एक डायरेक्शन में बिना किसी स्पिन के, ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ ठीक, इसको मैंने कुछ एक वेलोसिटी दे दी इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब जब मैं इसको वेलोसिटी दे देता हूँ इस डायरेक्शन में और कोई स्पिन नहीं दिया मैंने सपोज, तो स्ट्रीमलाइंस कुछ इस तरीके की दिखती हैं। ठीक है, अगर मैंने इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया तो इसके रेस्पेक्ट में एयर इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन्स कुछ इस तरीके से दिखेंगी। एयर के जो फ्लूइड, एयर भी तो फ्लूइड है ना, तो उसके पार्टिकल्स के मूवमेंट का पाथ ऐसा होगा। ठीक, ठीक है, अब जब ऐसा है तो क्या है कि यहाँ पे और यहाँ पे एकदम आइडेंटिकल है स्ट्रीम लाइन्स,
ऊपर और नीचे लगभग लगभग सेम वेलोसिटी होगी एयर पार्टिकल्स की, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा डिफरेंस इन प्रेशर क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। बट द मोमेंट आप इसको कुछ एक स्पिन दे देते हो, ठीक है, तो अभी देखो इस वाले डायग्राम को है ना, फॉर अ मोमेंट आप भूल जाओ, ये थोड़ा इसमें गड़बड़ है, एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है वो थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। अब अगर मैं इसको कुछ एक ओमेगा दे देता हूँ, ऐसा एक ओमेगा दे देता हूँ, ठीक है, तो ओमेगा देने की वजह से क्या होता है, ओमेगा देने की वजह से क्या है कि यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स है, बिकॉज ऑफ द बॉल जोन मोशन, थोड़ा तो रेजिस्टेंस होगा क्योंकि वो बॉल के साथ कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स पहले विथ रेस्पेक्ट टू द बॉल क्या था, वी वेलोसिटी से पीछे जा रही थी, पहले वी वेलोसिटी से पीछे जा रही थी, बट अब बिकॉज ऑफ कांटेक्ट विद द बॉल आर ओमेगा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी आ गया है, राइट, आर ओमेगा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी, तो यहाँ पे वेलोसिटी कम हो गया, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इस साइड पे क्या होगा, इस साइड पे v और आर ओमेगा दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, v एंड साथ के साथ क्योंकि ये बॉल इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो एयर पार्टिकल है उसमें एक एडिशनल वेलोसिटी आ जाएगी आर ओमेगा के बराबर इसी डायरेक्शन में। तो फिर आपको ये दिख रहा है जो नीचे जो एयर पार्टिकल्स है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ऊपर जो एयर पार्टिकल्स है उसकी वेलोसिटी कम है, यहाँ वेलोसिटी कम तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा तो यहाँ प्रेशर कम, तो यहाँ अगर प्रेशर कम, यहाँ अगर प्रेशर ज़्यादा, मतलब प्रेशर तो बेसिकली फोर्स होता है, यहाँ पे जो फोर्स पड़ रहा है दैट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, यहाँ पे भी जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स पड़ेगा वो भी प्रेशर इनटू एरिया है, ठीक है। P2 P1, P2 P1 से ज़्यादा है तो फिर F2 विल बी ग्रेटर देन F1, F2 ग्रेटर देन F1 होगा तो फिर नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा, समझे। तो बॉल को अगर आपने इस डायरेक्शन में फेंका और आपने उसको ऐसा एक स्पिन दे दिया तो इट विल एक्सपीरियंस ए डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। अब नॉर्मली अगर आपने बॉल को किसी भी डायरेक्शन में फेंका होता तो ऐसा एक पैराबोला टाइप पाथ लेता, मान लो यहाँ से आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया इस तरह से आप गिरता, लेकिन अब अगर आपने उसको स्पिन दे दिया तो इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस, उसमें क्योंकि एक डाउनवर्ड फोर्स एक्स्ट्रा आ जा रहा है विच इज़ बिकॉज ऑफ द फ्लूइड, तो वो इस तरीके से मूव करेगा, पहले गिर जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली पैराबोलिक पाथ नहीं रहता है फिर ऐसे में, इट डिविएट्स फ्रॉम द पैराबोलिक पाथ, पैराबोला जैसा दिखेगा फिर भी लेकिन एग्जैक्टली वो पैराबोला नहीं होगा, ठीक है। नहीं, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड चीज़ नहीं है ये, सेंटर ऑफ मास कहाँ से आ रहा है इसमें, नहीं सेंटर ऑफ मास क्यों ला रहे हो, नहीं रहेगा ना। सेंटर ऑफ मास को जब आप यूज़ करते हो तो आप क्या करते हो कि सारे एक्सटर्नल फोर्सेस ले लिया और उसको सेंटर ऑफ मास पे दिखा दिया, अब सेंटर ऑफ मास पे एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया ना विच इज़ बिकॉज ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, ठीक है। तो ये डायग्राम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको आप भूल जाओ, ये आपको समझ है। अब आप उल्टा केस सोचते हैं, अगर आपने उल्टा रोटेशनल वेलोसिटी दिया होता, उसको उल्टा एंगुलर वेलोसिटी दिया होता तो फिर ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा होती, नीचे वेलोसिटी कम होती, तो अकॉर्डिंगली एक अपवर्ड फोर्स आ जाता उसमें, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है ना सबको, ठीक है। अब इसी चीज़ को, ये जो डिविएशन हो रहा है फ्रॉम इट्स पाथ, इसी चीज़ को मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं, इसी चीज़ को मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। इसका एक बहुत अच्छा सा वीडियो है यूट्यूब पे कि एक बास्केटबॉल को बहुत ऊंचे हाइट से नीचे फेंका गया है, नॉर्मली फेंकते हो तो वो ये एक बहुत बड़े डैम से नीचे फेंक दिया गया बास्केटबॉल को, ठीक है। अगर आप ऐसे नॉर्मली फेंकते हो तो ऐसा एक ट्रेजेक्टरी होता है बॉल का, ठीक है। नॉर्मली अगर आप फेंकते हो तो इस तरह से वो गिरता है, बट अगर आपने इसको कुछ एक स्पिन दे दिया, ऐसा एक स्पिन दे दिया ना, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन लाइक दिस, इस तरह नहीं जाके वो इस तरह चला जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा वीडियो है यूट्यूब पे, आप चेक कर सकते हो, मैग्नस इफेक्ट बास्केटबॉल कीवर्ड्स टाइप इन कर देना, आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक। अच्छा, इसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन कहाँ होता है, वो होता है एयरक्राफ्ट विंग के डिज़ाइन में। एयरक्राफ्ट के विंग्स को हम जब डिज़ाइन करते हैं ना, उसको हम एरोफॉइल भी बोलते हैं, उसका डिज़ाइन कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का एक डिज़ाइन होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस डिज़ाइन क्या हो रहा है कि यहाँ से जब एयर पार्टिकल्स ऊपर से जा रही है, तो अब देखो ये विंग के रेस्पेक्ट में चीज़ों को एनालाइज करते हैं, ठीक है। सपोज आप विंग पे बैठे हो, विंग अगर आगे जा रहा है किसी एक वेलोसिटी से, तो यहाँ पे जो एक एयर पार्टिकल है टी टाइम में मान ले तो वो यहाँ तक आया, तो यहाँ पे एक और एयर पार्टिकल वो भी टी टाइम में यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब ऊपर जो एयर पार्टिकल है उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, नीचे जो एयर पार्टिकल है उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ऊपर जो एयर पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी ज़्यादा है, नीचे जो एयर पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी कम है, ठीक है। ये बात क्लियर है।
ठीक है, तो क्योंकि ऊपर जो एयर पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी ज़्यादा है, नीचे वेलोसिटी कम है, तो फिर उनके हाइट में तो डिफरेंस है ही नहीं। तो फिर p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट। वेलोसिटी बढ़ा तो प्रेशर घटा, ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर कम, नीचे वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज़्यादा, तो मतलब नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इसी को इसी वजह से एयरक्राफ्ट विंग्स को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, इनको एक लिफ्ट मिलता है, जैसे ही वो मूव करने लगते हैं उनको एक लिफ्ट मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है ये सबको? बहुत कितना डिफरेंस होगा? एयरक्राफ्ट विंग देखा है आपने? बहुत मोटा होता है क्या? कितना डिफरेंस होगा? सेंटीमीटर के टर्म्स में होगा, बट आप पूरे डायमेंशंस के कंपैरिजन में देखो ना, पूरे एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में देखो कितना कम डिफरेंस आता है हाइट में। ठीक है, तो उससे लिटरली कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। हाँ, नहीं लेते हैं। जिस वेलोसिटी पे वो मूव कर रहा है ना, उस वेलोसिटी के कंपैरिजन में रो जी एच वाले टर्म्स आप कैलकुलेट करोगे ना, रो जी इंटू डेल्टा एच, वो बहुत कम आएगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, ये आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का भी यूज़ किया गया है। ठीक है, देखो, fully loaded Boeing aircraft has a mass of 3.3 into 10 to the power 5 kilograms. Its total wing area is 500 meters square. It is in level flight with a speed of 960 kilometers per hour. Estimate the pressure difference between the lower and upper surfaces of the wings. पहली चीज़ ये प्रेशर डिफरेंस हमें निकालना है। तो प्रेशर डिफरेंस आप कैसे निकालोगे? हमें पता है कि ये ऑलरेडी लेवल फ्लाइट में है। लेवल फ्लाइट में मतलब एक ही हाइट पे उड़ रहा है, एक ही हाइट पे उड़ रहा है, तो मतलब इट इज़ एन इक्विलिब्रियम इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो मतलब इसका जो वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इट इज़ बीइंग फुल्ली बैलेंस्ड बाय द फ्लूइड। द फ्लूइड्स, जो भी फ्लूइड की तरफ से फोर्सेस लग रही है, वो तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स लग रहा है। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? दैट एम जी इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया। ठीक है, ये क्लियर है? कैसे ये इक्वेशन आया, ये क्लियर है? हुँ? आप ऐसे लिखोगे ना, मान लेते हैं इसका एफ बना लेते हैं। ठीक है, ऊपर अगर प्रेशर P1 है, नीचे अगर प्रेशर P2 है। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर की वजह से फोर्स पड़ रहा है P2 इंटू ए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर की वजह से फोर्स पड़ रहा है P1 इंटू ए, और इसका खुद का mg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो फिर आपका इक्वेशन क्या आएगा? mg इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, mg प्लस P1a इज इक्वल टू P2 इंटू ए, और mg इज इक्वल टू P2 माइनस P1 इंटू ए, जिसको कि आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा P इंटू ए। हमें ये डेल्टा P निकालना है, तो इस इक्वेशन से मैं डेल्टा P निकाल लूँगा। मास मेरे को दे रखा है, एरिया मेरे को पता है 500 मीटर स्क्वायर, एम जी मेरे को पता है, ए मेरे को पता है, डेल्टा P तो मैं निकाल लूँगा, आएगा आएगा। ठीक है, एम जी मेरे को पता है, ए मेरे को पता है, डेल्टा P मैं निकाल लूँगा आराम से। ठीक है, तो यहाँ से मैं डेल्टा P सपोज निकाल लेता हूँ। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द विंग रिलेटिव टू द लोअर सर्फेस। ये फ्रैक्शनल इंक्रीज का मतलब है कि ये अगर विंग है, ठीक है, ऊपर अगर वेलोसिटी v1 है, नीचे अगर वेलोसिटी v2 है, फ्रैक्शनल इंक्रीज का मतलब है v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई v1। मतलब एकदम टेक्निकली अगर देखें तो ये v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई v1 है, बट इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड रिलेटेड टू द लोअर सरफेस, टेक्निकली इट इज़ रिलेटिव टू द लोअर सरफेस ना, v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई v2। ठीक है, बट इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई जो भी इसकी खुद की जो एवरेज वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है कितना है। ठीक है, तो अब देखो, प्रेशर डिफरेंस अगर मैंने निकाल लिया, तो प्रेशर डिफरेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ? हाफ रो इंटू v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ये बर्नौली इक्वेशन से आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा P इक्वल टू हाफ रो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पे तो दो अननोन है, मेरे को ना v1 पता है ना v2 पता है, तो फिर मैं इस चीज़ को कैसे करूँगा? तो इसको देखो, इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, हाफ रो v1 माइनस v2 इंटू v1 प्लस v2। ठीक है, इस 2 को इधर ले जाओ तो आपके पास आ जाएगा हाफ रो v1 माइनस v2 इंटू वी एवरेज। ठीक है, v1 प्लस v2 बाई 2 इज़ वी एवरेज, एंड दैट वी एवरेज इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द फ्लाइट। ठीक है, ये 960 किलोमीटर्स पर आवर। हाँ, ये हाफ नहीं रहेगा, हाफ मैंने वहाँ यूज़ कर लिया। तो ये जो चीज़ है ये 960 किलोमीटर्स पर आवर है। इससे मैं v1 माइनस वी निकाल लूँगा। एक बार मैंने v1 माइनस वी निकाल लिया,
इसको मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा और वी एवरेज मेरे को पता है इट इज़ 960 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो V1 माइनस V2 मैंने निकाल लिया, उसको वी एवरेज से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास फ्रैक्शनल इंक्रीज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था कि मैं एवरेज स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर में लिख सकता हूँ, ठीक है। ठीक, ये तो चलो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। वाई अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर डज नॉट फॉलो अ पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी। इस केस में क्या होगा, अगर आपने टॉप स्पिन दिया है, मतलब बॉल अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है और ऐसे रोटेट कर रहा है, टॉप स्पिन इसको कहते हैं, ऊपर की तरफ से स्पिन, ठीक है। तो यहाँ पे डायनामिक लिफ्ट नहीं होगा, ये डायनामिक लिफ्ट का उल्टा है, जो भी है लिफ्ट का उल्टा है, क्योंकि ये नीचे की तरफ जाएगा समझे, ठीक है। और अगर आपने ऐसा स्पिन दिया होता ना तो फिर लिफ्ट एक्सपीरियंस करेगा ये, ठीक है। बट दोनों चीज़ों को ही डायनामिक लिफ्ट ही बोलते हैं हम, ठीक है। डायनामिक लिफ्ट का डेफिनेशन ये है, इस तरीके से डिफाइन किया गया, इट इज़ द फोर्स, कोई अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं लिखा है, तो ठीक है। तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया तो ना, वो डैम वाला एग्जांपल दिया मैंने आपको। ये जो बास्केटबॉल, इसको अगर नीचे फेंकते हो तो ये इस तरीके से गिरता है, ठीक है। इसको अगर आपने ऐसा एक स्पिन दे दिया ना तो ये इस तरह से जाएगा, ऐसे मूव करेगा, फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा देखो ये भी एनसीडी का क्वेश्चन है। इन अ टेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन अ मॉडल एरोप्लेन इन अ विंड टनल, द फ्लो स्पीड्स ऑन द अपर एंड लोअर सर्फेसेस ऑफ द विंग आर 70 एंड 63 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग इफ इट्स एरिया इज गिवन टू मी। एरिया गिवन है, डेंसिटी गिवन है। लिफ्ट में निकालने के, लिफ्ट के लिए मेरे को क्या चाहिए, डेल्टा पी निकालना पड़ेगा। डेल्टा पी अगर मैंने निकाल लिया तो उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को लिफ्ट मिल जाएगा, है ना, है ना। तो डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा पी कैन बी रिटन एज हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। V1 मेरे को दे रखा है इट इज़ 70, V2 मेरे को दे रखा है इट इज़ 63 और रो मेरे को दे रखा है इट इज़ 1.3। रो फ्लूइड का होता है, ठीक है। तो ये पूरा टर्म सारे टर्म्स मेरे को पता है, ये मेरे से निकल जाएंगे, तो मैं डेल्टा पी निकाल लूँगा। तो लिफ्ट को मैं फाइनली क्या लिखूँगा, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा पी इंटू एरिया, ठीक है। ठीक, अच्छा ये भी एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अ प्लेन इज इन लेवल फ्लाइट एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड ईच ऑफ इट्स टू विंग्स हैज एन एरिया ऑफ 25 मीटर स्क्वायर। If the speed of the air is 180 km per hour over the lower wing and 234 km per hour over the upper wing surface, determine the plane's mass. प्लेन का मास निकालो। लेवल फ्लाइट में है तो फिर प्लेन का mg विल बी इक्वल टू डेल्टा पी इंटू एरिया। अब यहाँ पे देखो डेल्टा पी इंटू एरिया में आप लेकिन 25 मीटर स्क्वायर नहीं लोगे, हर एक विंग का एरिया 25 मीटर स्क्वायर है, तो हर एक विंग पे डायनेमिक लिफ्ट लग रहा है, तो एरिया इंटू 2 कर दोगे आप, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। अब डेल्टा पी तो आप आराम से निकाल लोगे क्योंकि आपको दोनों वेलोसिटीज दे रखी है, तो रो बाई 2 इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, डेल्टा पी तो आराम से आ जाएगा। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना था, ठीक है। ठीक, तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम विस्कोसिटी करेंगे। क्वेश्चंस हमने काफ़ी सारे एनसीईआरटी के भी देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुश्किल है क्योंकि विस्कोसिटी मेरे को करना है, रेनॉल्ड्स नंबर करना है, पॉइसविल्स इक्वेशन भी कराना है, ठीक है, टाइम लगेगा, ठीक है। बट क्वेश्चंस भी हम साथ के साथ करते रहेंगे, एक मैं असाइनमेंट भी भेज दूंगा कल तक, ठीक है, वो भी आप कर लेना, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, ठीक है। असाइनमेंट कर लेना जो मैं भेजूंगा, ठीक है।